दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में एक बहुत बड़ा ट्रेड डील हुआ है। अब ये सौदा सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया था। एक नाम ही उस वक्त दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में जो तनाव था उसे दिखाने के लिए काफी है। और ये तनाव अपने चरम पर तब पहुंचा जब अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। इसमें भारत के रूस से तेल खरीदने पर लगाई गई प्यूनिटिव ड्यूटीज भी शामिल थीं। जरा सोचिए, इसका मतलब था कि भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपना सामान बेचने के लिए उसकी आधी कीमत तो सिर्फ टैक्स में ही देनी पड़ रही थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह से, बल्कि कह सकते हैं कि नाटकीय ढंग से बदल गए हैं। उस 50% के भारी टैरिफ को अब खत्म कर दिया गया है। इस नए सौदे के तहत टैरिफ को घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया है। यह भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। अब उनके लिए अमेरिकी बाजार में मुकाबला करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह सौदा हुआ कैसे और इस समझौते में असल में है क्या। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह कोई पारंपरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए नहीं है जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी होता है। यह एक बड़ी व्यापारिक समझ है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने और तनाव घटाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। यह सौदा एक तरह से व्यापार की शर्तों को फिर से तय करता है। लेकिन जैसा कि किसी भी अच्छे सौदे में होता है, यह कोई एक तरफा मामला नहीं है। दोनों ही देशों को कुछ देना और कुछ लेना पड़ा है। अमेरिका ने टैरिफ कम किए तो बदले में भारत को भी कुछ बड़े वादे करने पड़े। जैसा कि यहां देख सकते हैं, भारत अगले 5 सालों तक हर साल $100 अरब का अमेरिकी सामान खरीदेगा। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव भारत की ऊर्जा नीति में है, जहां अब रूस से तेल की खरीद कम करके अमेरिका और वेनेजुएला से ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जाएंगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारत ने अपने कुछ सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस सौदे से पूरी तरह सुरक्षित रखा है। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि डेयरी, पोल्ट्री और खेती किसानी से जुड़े मुद्दे जो लाखों किसानों की रोजी रोटी और देश के खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, उन पर इस सौदे का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब हम ये तो जान गए कि सौदे में क्या है, पर सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। ये कोई आसान सफर नहीं था। इसमें बहुत हाई लेवल डिप्लोमेसी और दोनों तरफ से काफी आर्थिक दबाव शामिल था। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2025 में तनाव बहुत तेजी से बढ़ा जब अमेरिका ने एक के बाद एक टैरिफ लगाए। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब जनवरी 2026 में भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक व्यापार समझौते पर साइन किया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी एक कदम ने अमेरिका पर दबाव बना दिया कि वो भी भारत के साथ जल्दी से कोई सौदा करे। इतने बड़े किसी भी सौदे के साथ सबसे अहम सवाल यही होता है, फायदा किसका हो रहा है। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता थी भारत के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, अमेरिका भारत से सामान खरीद ज्यादा रहा था और बेच बहुत कम रहा था। इस सौदे का एक बड़ा मकसद इसी घाटे को कम करना है। भारत के लिए तो फायदे बिल्कुल सीधे और साफ हैं। कपड़ा, परिधान और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, जो 50% टैरिफ की वजह से बहुत मुश्किल में थे। अब वो अमेरिकी बाजार में फिर से पूरी ताकत से मुकाबला कर पाएंगे। अमेरिका को भी इस सौदे से बहुत कुछ मिला है। उन्हें भारत के रूप में अपने एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला ग्राहक मिल गया है। इसके साथ ही अमेरिकी टेक कंपनियों को भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार में अपनी जगह बनाने का एक शानदार मौका मिला है। और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बनती है, $500 अरब। ये भारत का कुल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद खरीदने का। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जाहिर है एक बड़ा बूस्ट देगी। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, हर कोई इसे लेकर सिर्फ अच्छी बातें नहीं कर रहा। कुछ एक्सपर्ट्स इसके बड़े जोखिमों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जैसे कि भारत को अपनी विदेश नीति में कितना समझौता करना पड़ सकता है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सौदा वाकई दोनों के लिए फायदेमंद है, या फिर इसकी असली कीमत को सिर्फ भविष्य के लिए टाल दिया गया है। ये जो कोट है, ये एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूनिकॉर्न नहीं होते, इसलिए नुकसान जैसी चीज होती है। इसका मतलब यह है कि हर बड़े फैसले के कुछ नतीजे होते हैं
और इस सौदे के भी कुछ ऐसे नतीजे हो सकते हैं जो शायद अभी हमें साफ साफ ना दिख रहे हों। तो इसका निचोड़ ये है कि ये सौदा भारत को एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट करने पर मजबूर करता है। उसे अमेरिका के साथ अपने नए रिश्तों और रूस जैसे अपने पुराने सहयोगियों के बीच एक संतुलन बनाना होगा, और साथ ही चीन की प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना होगा। तो इन सब के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति अब क्या है? ये सौदा उसे कहाँ लेकर जाता है? ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। 18% टैरिफ के साथ भारत अब वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे अपने मुख्य कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतर स्थिति में है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में और सस्ता होगा, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। निवेशकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खबर है। कुछ समय पहले तक जहां भारत अमेरिका ट्रेड वॉर की आशंका से वो चिंतित थे, वहीं अब इस सौदे ने उस अनिश्चितता को दूर कर दिया है और भारत को एक आकर्षक निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर फिर से स्थापित कर दिया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये समझौता सिर्फ एक व्यापारिक विवाद में एक अस्थायी शांति है, या फिर ये एक बहुत गहरे, ज्यादा टिकाऊ आर्थिक गठबंधन की शुरुआत का संकेत?